प्रभाशंकर पंड्या की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। और आज हम इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र के यूनिट 5वें जो कि अपना राजस्थान में राजनीतिक जागृति के कारण के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अगर राजस्थान में राजनीतिक जागरण के कारण की बात करें तो 1857 के विप्लव को अंग्रेजों ने बर्बरता के साथ कुचल दिया और इस काम में भारत और अन्य देशी राजाओं महाराजाओं ने, राजस्थान के शासकों ने भी अंग्रेजों को पूरा सहयोग दिया था, परंतु जनता की ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को सरलता से नहीं कुचला जा सका। और 1857 के बाद भी अंग्रेजों ने राजस्थान के राज्यों पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने का असंभव प्रयास किया। फिर भी 19वीं सदी के अंत तथा 20वीं सदी के प्रारंभ में राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हो गया और अपने देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए यहाँ की जनता ने राष्ट्रीय आंदोलन की मूल धारा से जा मिली। और राजस्थान में राजनीतिक जागृति के कारणों की बात करें तो उसमें पहला कारण होता है यहाँ पर किसान आंदोलन। फर्स्ट बात करेंगे अपन किसान आंदोलन की। राजस्थान में जो किसान थे उन्होंने, कुछ विद्वानों के अनुसार राजस्थान में जो किसान आंदोलन के जो प्रमुख कारण थे वो केवल आंशिक सत्य मान सकते हैं। किसान आंदोलन का राजनीतिक गतिविधियों से संबंध नहीं था और कुछ स्थानों पर तो किसान आंदोलनों ने राजनीतिक गतिविधियों से संबंध विच्छेद भी कर लिया था। बिजेलो के किसानों ने अपने आप को मेवाड़ प्रजामंडल से अलग घोषित कर दिया था। अलवर और भरतपुर के मेव आंदोलन मूल रूप से सांप्रदायिक थे और जोधपुर में मारवाड़ किसान ने भी लोक परिषद का समर्थन नहीं किया, जबकि बीकानेर में प्रजा परिषदों ने किसानों की मांगों का समर्थन किया था। किसान आंदोलन राजनीतिक जागृति का सहायक कारण था और इन आंदोलन का लक्ष्य राजनीतिक नहीं था, फिर भी निरंकुश सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाने से प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना का मार्ग प्रशस्त हो गया और नए मध्यम वर्ग और राजनीतिक जागृति से प्रेरित लोगों ने किसानों की शिकायतों को समर्थन करके सत्ताधारी वर्ग को जन सामान्य के विरोधी बनाया। दूसरे कारण की अपन बात करें तो दूसरा कारण है यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा का योगदान। दूसरा कारण जो है अंग्रेजी शिक्षा का योगदान। राजस्थान में राजनीतिक जागृति के विकास में अंग्रेजी शिक्षा या आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार भी महत्वपूर्ण योगदान था। अगर अपन पूर्वार्ध तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ दशकों तक राजपूताना के शासकों ने अपने अपने राज्यों में अनेक अंग्रेजी शिक्षण संस्था स्थापित की और जातीय आधार पर पंचायतों में अपनी पृथक शिक्षण संस्था स्थापित। और यह सत्य है कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार की रफ्तार धीमी, जैसा कि डॉक्टर MS जैन ने लिखा है कि 1931 में समस्त राजस्थान के 1% से कम लोग अंग्रेजी बोलना जानते थे और परंतु अंग्रेजी शिक्षा की वजह से अलंकृत ये लोग अपने अपने राज्यों में सरकारी नौकरियां करनी चाहते थे, लेकिन इनके पास अंग्रेजी शिक्षा का न होना के कारण यह कोई भी सरकारी नौकरी करने में भी असफल थे और शिक्षित वर्ग स्वतंत्र समानता का पाठ पढ़ चुका था और उसका असंतोष राष्ट्रीय चेतना के विकास की मूल धारा में जुड़ता गया और उनके प्रभाव भी थे, जैसे कि उनके विचारों का प्रभाव सामान्य जनता पर पड़ने लगा और आगे चलकर इस वर्ग ने उत्तरदायी शासन की मांग बुलंद की। तीसरे कारण की बात करें समाचार पत्र का योगदान। समाचार पत्र व साहित्य को योगदान। समाचार पत्र व साहित्य के योगदान की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय एवं राजनीतिक चेतना के विकास में समाचार पत्र का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा। अगर प्रथम विश्व के बाद प्रेस और समाचार पत्र को नियंत्रण समाप्त कर दिए गए थे, तब राजस्थान के राज्यों में निरंकुश सत्ता और जागीरदारों के अत्याचार को समाचार पत्रों के माध्यम से उजागर किया जाने लगा और 1885 में राजपूताना गजट और 1889 में राजस्थान समाचार
1889 में राजस्थान समाचार, 1885 में राजपूताना गजल और 1890 में राजस्थान समाचार का प्रकाशन किया और यह साप्ताहिक था, परंतु इसमें जिस जोरदार ढंग से सरकार विरोधी लेख एवं समाचार पत्र छपने लगे कि सरकार ने इसे जल्दी ही बंद करवा दिया और 1922 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशित किया। 1922 की बात करें अपन तो नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इस अखबारों में बिजोलिया आंदोलन, डेंगू आंदोलन, भोमट के आंदोलन को उजागर किया और 1923 में इसे बंद भी कर दिया गया, परंतु तरुण राजस्थान के नाम से इसका प्रकाशन पुनः प्रारंभ होता है। नवीन राजस्थान का प्रकाशन एक बार तो 1922 के बाद बंद हो जाता, 1923 में बंद हो जाता है, लेकिन पुनः इसका प्रकाशन प्रारंभ होता है जिसमें इसका नाम होता है तरुण राजस्थान। और इस समाचार पत्र को राजस्थान के कुछ प्रमुख राजनेताओं जैसे जय नारायण व्यास, राम नारायण चौधरी, शोभालाल गुप्त आदि का सहयोग मिलता रहा, जिसकी वजह से तरुण राजस्थान ने किसानों पर होने वाले अत्याचारों को निर्भीकता से प्रकाशित किया और इस अखबार के माध्यम से राज्यों के निरंकुश शासकों तथा नौकरशाही के दोषों पर भी जोरदार लेख प्रकाशित हुए और लोगों ने उनके विरुद्ध असंतोष की भावना बढ़ती गई, जिससे 1930 ईस्वी में बाद राजस्थान में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की संख्या में भी वृद्धि हो गई, जिसमें कुछ नाम मिलते हैं जैसे प्रभात, नवज्योति, नवजीवन, जयपुर समाचार, लोकवाणी आदि समाचार पत्र इसमें जुड़ते गए। और इन समाचार पत्रों के अलावा राजस्थान के साहित्यकारों ने भी अपनी कलम के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का प्रयास किया और केसरी सिंह बारहट की कविताएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी। केसरी सिंह बारहट की कविताओं की बात की जाए तो उसकी कविताओं भी राजनीतिक भावनाओं से ओतप्रोत थी और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थी, जिसका उसके पढ़ने वाले और सुनने वाले अनायासी राष्ट्र प्रेम जाग पड़ता था। सूर्यमल मिश्र द्वारा रचित वीर सत्सई ने तो राजस्थान के वीर शासकों को कप कपा दिया और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जय नारायण व्यास की कविताओं और पंडित हीरालाल शास्त्री के गीतों ने लोगों में अभूतपूर्व राजनीतिक चेतना उत्पन्न की और लोक भाषा में रची कविताओं गीतों ने ग्रामीण जनता को विशेष रूप से आग्रह किया। चौथे कारण की अपन बात करें इसमें तो इसका चौथा कारण अपन को मिला है मध्यम वर्ग की भूमिका। आधुनिक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन वस्तुतः अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही मध्यम वर्ग का संघर्ष रहा, जो अपने अस्तित्व की नई स्थिति तथा परिचय के लिए उत्साहित था। इस वर्ग में वकील, शिक्षक, इंजीनियर और वैज्ञानिक, चिकित्सक, साहित्यकार, बुद्धिजीवी आदि लोग थे और भारत में राजनीतिक तथा राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करना राजस्थान में भी इसी वर्ग ने जन असंतोष को नेतृत्व प्रदान किया। बिजोलिया के कृषक आंदोलन ने भी तभी गति पकड़ी जब विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय जैसे लोग इसे सम्मिलित हुए थे और ये राज्य में मास्टर साहब के नाम से लोकप्रिय हुए। बीकानेर में वकील रघुवर दयाल ने नेतृत्व प्रदान किया और अपने अनुयायी को मध्यम वर्ग के सदस्य थे। वस्तुतः उच्च वर्ग जिसको प्रचलित सभी सुविधाएं उपलब्ध थी और किसी प्रकार से राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के प्रति रुचि नहीं थी और न ही नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता एवं क्षमता थी। इतना ही नहीं, अब इस वर्ग के अधिकांश लोग तो सर्वसाधारण को अज्ञान के अंधेरे में ही रखना चाहते थे, ताकि एक तरफ तो राजकीय नौकरियों पर उनके परिवारों का एकाधिकार बना रहे और दूसरी तरफ
वे सर्वसाधारण को शोषण कर। इस प्रकार राजस्थान में राजनीतिक चेतना को जागृत करने का भार प्रजातंत्र, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रवाद के महान आदर्शों के संपर्क में हुआ और वे राजस्थान की मध्ययुगीन निरंकुश सामंती व्यवस्था जो ब्रिटिश शासन की आधार स्तंभ बनी हुई थी को उखाड़ फेंकने का काम करती है। आगे अपन बात करेंगे तो स्वामी दयानंद और आर्य समाज का प्रभाव। स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज का प्रभाव। पांचवें कारण की बात करें तो इसमें पांचवा कारण आपको होता है स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज का क्या प्रभाव रहा। तो राजस्थान की जनता में राजनीतिक चेतना के जागृत होने तथा समूचे देश की मूल धारा के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए उत्तरदायी कारणों में एक मुख्य कारण स्वामी दयानंद सरस्वती की राजस्थान यात्रा तथा आर्य समाज की गतिविधियां थी। उन्होंने 1865 ईस्वी में करोल राज्य के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान की यात्रा की थी और इन सभी स्थानों पर शासकों, सरदारों और प्रतिष्ठित नागरिकों ने सर्वसाधारण ने उनका स्वागत किया था। राष्ट्रीय उत्थान के लिए उनके प्रयासों में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया गया और स्वामी जी ने हिंदू धर्म, समाज और राष्ट्र के पुनरुत्थान के महान प्रयास में लगे हुए थे। शासकों, सामंतों, प्रतिष्ठित नागरिकों एवं सर्वसाधारण के साथ अपनी बातचीत के दौरान स्वामी जी ने मुख्यतः 4 बातों पर ध्यान दिया। स्वामी जी की 4 बातें मुख्य थी: स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा। स्वामी दयानंद की बात की जाए तो इनकी 4 बातें प्रमुख थी, जिसमें स्वधर्म का अर्थ होता है सभी धर्म एक समान, स्वराज्य को अपनाना, स्वदेश अपनाना और स्वभाषा, अपने धर्म को अपनाना है और अपने राज्य में रहना, स्वदेशी भाषा बोलना है। उस प्रकार से उनकी शिक्षाओं ने न केवल राजस्थान के लोगों अपितु भारत के अन्य लोगों में भी राजनीतिक चेतना का विकास किया था। और 10 अप्रैल 1875 की बात की जाए, 10 अप्रैल 1875 की बात की जाए तो उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के प्रचार प्रसार की दृष्टि से इलाहाबाद में वैदिक ग्रंथालय नामक प्रिंटिंग प्रेस को अजमेर लाकर स्थापित किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा के संचालन में प्रेस काफी अच्छा काम किया और स्वामी जी ने 1883 की बात 1883 में स्वामी जी ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा नामक एक सामाजिक संस्थान की स्थापना की। 1883 में इसमें इन्होंने परोपकारिणी सभा नामक एक सामाजिक संस्थान की स्थापना की और इनके सामाजिक सुधार तथा राष्ट्रीय शिक्षा में अधिक जोर दिया गया और राजस्थान के लोगों ने न केवल सामाजिक बल्कि धार्मिक सुधारों की आवश्यकताओं को ही अनुभूत किया और स्वामी दयानंद और बाद में आर्य समाज ने राजस्थान में राष्ट्रवाद और राजनीतिक चेतना की आधारशिला रख दी। छठे कारण की बात करें तो अपन छठा कारण यहाँ पर मिलता है प्रथम महायुद्ध का प्रभाव। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका प्रभाव भी अपन को राजनीतिक जागरण में देखने को मिलता है। जैसे कि राजस्थान के राज्यों में लोगों को प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी इंग्लैंड द्वारा दूरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के बाद राजपूत राज्यों ने असीम स्वाभिभक्ति का परिचय दिया था। जैसे कि बीकानेर नरेश गंगासिंह ने सबसे पहले यह घोषणा की कि वह अपने सैनिकों के साथ दुनिया के किसी भी स्थान पर जाकर साम्राज्य की सेवा में लड़ने को तैयार है और इसका अनुकरण अन्य देशी राज्यों ने भी किया, जैसे किशनगढ़, भरतपुर, जयपुर,
धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़ तमाम साधन और सैनिक ब्रिटिश सरकार के उपयोग के लिए प्रस्तुत किए गए और यहाँ तक कि ईडर और जोधपुर के 70 वर्षीय सर प्रताप ने भी युद्ध में जाने की इच्छा व्यक्त की और विश्व युद्ध में भाग लेने राजपूत राज्यों के सैनिक बाहर दुनिया के संपर्क में आए और अपनी जन्मभूमि से दूर इन देशों में स्वतंत्रता के नए विचारों और आदर्शों का अनुभव कर आश्चर्यजनक रह गए थे। अगर सातवां कारण की बात करें तो सातवां कारण भी इसमें मुख्यतः आता है, जिसको अपन कहते हैं कि पड़ोसी प्रांतों का प्रभाव। पड़ोसी जो प्रांत थे उनका प्रभाव भी पड़ा था इसमें, पड़ोसी प्रांतों का प्रभाव। बीसवीं सदी के मध्य वर्ग ने न केवल ब्रिटिश भारत के प्रांतों में ही राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का प्रयास किया, अपितु भारत की देशी रियासतों की जनता ने भी राजनीतिक चेतना को बढ़ने का प्रयास किया था और इस वर्ग के नेताओं न केवल मौजूदा प्रशासन की कमियों को उजागर किया, परंतु सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करके सार्वजनिक सभाओं के आयोजन, राष्ट्रीय लोगों इत्यादि के द्वारा भारतीयों के हितों और अधिकार का पक्ष भी प्रस्तुत किया। इस प्रकार से प्रांतों में असंतोष की जो हवा चल रही थी उसे रियासतों में आने से रोकना संभव न था, क्योंकि परिवर्तन की लहर प्रतिम अवरोधों को नहीं मानती थी और राजपूत राज्यों की जनता, जिसे पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभिक लाभ उपलब्ध हो चुका था, वे राष्ट्रीय पथ पर चलने का निश्चय कर लिया था और ब्रिटिश सरकार के अधिकारी भी यह अनुभव करने लगे कि ब्रिटिश प्रांतों में जिस उत्साह के साथ भावी स्वराज्य के लिए संघर्ष लड़ा गया, उसका प्रभाव देशी रियासतों की जनता पर भी पड़ेगा और राज्य में जो लोग अभी अनुकरणवादी माने जाते हैं वे भी समय के साथ राष्ट्र की मूल धारा में घुल गए थे। आठवें कांड की बात करें तो आठवां कांड भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट था, जो कि क्रांतिकारियों की गतिविधियों का प्रभाव। क्रांतिकारियों गतिविधियों का प्रभाव। बीसवीं सदी के आरंभ में कांग्रेस की कार्य पद्धति वर्ष में एक बार अधिवेशन तथा सरकार को प्रतिवेदन अथवा ज्ञापन देने से असंतुष्ट होकर कुछ लोगों ने उग्र राष्ट्रवाद का सहारा लिया और ये लोग क्रांतिकारी कहलाए। राजस्थान भी क्रांतिकारियों की गतिविधियों से अछूता न रहा और इस समय उत्तर भारत में अनेक क्रांतिकारी दल कार्य कर रहे थे, जो राजस्थान के क्रांतिकारियों से संपर्क बनाए हुए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा स्वामी दयानंद के शिष्य थे और इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से BA की उपाधि ली और अजमेर में वकालत का कार्य भी किया, जिसके बाद मेवाड़ राज्य के दीवान नियुक्त किए गए और वे स्वदेशी वस्त्रों के पक्के समर्थक और बहुत बड़े क्रांतिकारी भी थे और 1857 ईस्वी में महाराष्ट्र के पूना नगर में प्लेग कमिश्नर रेड और उनके सहयोगी की हत्या करके दामोदर चापेकर ने क्रांति का बिगुल बजा दिया और ब्रिटिश सरकार का विश्वास था कि इस काम में श्यामजी कृष्ण वर्मा का हाथ था, किंतु वे किसी तरह से बच निकले और इंग्लैंड पहुंच गए और इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी और वहां रहते हुए उन्होंने भारत में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों को हर संभव उपाय तथा साधन में सहयोग देते रहे। इस प्रकार से श्यामजी कृष्ण वर्मा ने राजस्थान में क्रांतिकारियों के लिए अपनी आधारभूत तैयार की थी और राजस्थान के क्रांतिकारियों का नेतृत्व अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारहट और रामनाथ चौधरी जैसे व्यक्तियों ने किया था। नेक्स्ट बात करें तो इसमें अपन बात करेंगे अर्जुनलाल सेठी की। अर्जुनलाल सेठी अर्जुनलाल सेठी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म जयपुर में एक जैन परिवार में हुआ था और 1902 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA और तत्पश्चात चौमू ठाकुर देवी सिंह का शिक्षक नियुक्त किया गया था
1907 ईस्वी में उसने अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की थी। 1907 में इसमें जैन शिक्षा सोसाइटी, जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना अजमेर में की थी। और 1908 में इस संस्था को अजमेर से जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया था और जैन वर्धन पाठशाला के नाम से स्कूल भी चालू किया गया था। प्रत्यक्ष रूप से यह एक धार्मिक विद्यालय था, किंतु वास्तव में यहाँ क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। इस विद्यालय में न केवल राजस्थान के अपितु भारत के भी विभिन्न जगहों से क्रांतिकारियों की गतिविधियों का केंद्र बन गया था, क्योंकि क्रांतिकारियों को प्राय धनाभाव का सामना करना पड़ा था। अतः अर्जुनलाल सेठी ने मुगल सराय में रहने वाले एक धनी महंत की हत्या कर धन प्राप्त करने की योजना बनाई। स्कूल के एक छात्रों का दल विष्णुदत्त की अगुवाई में बनारस पहुंचा और 20 मार्च 1913 को उस महंत व उस नौकर की हत्या कर दी, परंतु धन के नाम पर कुछ भी हाथ न लगा। इस हत्याकांड में सम्मिलित सभी क्रांतिकारी छात्र गिरफ्तार कर लिए और बाद में एक मोतीचंद को मृत्यु दंड तथा विष्णुदत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई। सबूत के अभाव में अर्जुनलाल सेठी को नहीं पकड़ा गया। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को भारत के गवर्नर लॉर्ड हॉर्डिंग को जुलूस दिल्ली में जब चांदनी चौक से गुजर रहा था तो उन पर बम फेंका गया और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के उपरांत ब्रिटिश सरकार के सबसे बड़े अधिकारी पर बम फेंका जाना सामान्य घटना न थी उस समय की। और शुरू में ऐसा विश्वास था कि यह काम रास बिहारी बोस का था, परंतु वास्तव में बम राजस्थान के क्रांतिकारी ठाकुर जोरावर सिंह बारहट ने बुरका ओढ़कर फेंका था। और इस संबंध में 13 लोगों को पकड़ा गया, जिनमें राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी बाल मुकुंद, मोतीचंद, विष्णुदत्त भी शामिल थे। सरकारी गवाह अमीर चंद ने अदालत को बतलाया कि इस बम हत्याकांड की योजना अर्जुनलाल सेठी के मस्तिष्क की देन है। अतः सेठी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और सबूत के अभाव में सेठी पर मुकदमा न तो बना और न ही उन्हें जेल में बंद रखा गया। बाद में 5 सितंबर 1914 को जयपुर नरेश के आदेश से उन्हें 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इस तरह से अगर बात करें तो अर्जुनलाल सेठी ने भी एक बहुत बड़ा कार्य किया था। इस राजस्थान में जो जन जागृति आंदोलन के कारण की बात करें तो अर्जुनलाल सेठी भी इसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जो कि 1920 ईस्वी में जब राजनीतिक बंदियों को समाधान दिया गया तो सेठी को भी रिहा कर दिया गया। कुछ वर्षों बाद सेठी कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। 1930 से 31 ईस्वी में अजमेर में कांग्रेस संगठन के सर्वेसर्वा बन गए, लेकिन बाद में नीति संबंधी मतभेद के कारण वे कांग्रेस से अलग हो गए। इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र बोलने अथवा लिखने का अधिकार नहीं था और उस समय तक कांग्रेस ने भी देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति निर्धारित नहीं की थी। थैंक यू। अब नेक्स्ट केसी सिंह बारहट अगली क्लास में पढ़ेंगे।